चीन में सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे गाओकाओ कहते हैं। हाई स्कूल के बाद छात्रों को चीनी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए यह एग्जाम पास करना पड़ता है। हर साल लाखों छात्र अपना भविष्य बनाने की उम्मीद में यह परीक्षा देते हैं। आज की कहानी 2011 में एक एग्जाम की तैयारी कराने वाले सेंटर से शुरू होती है, जहां कई लड़के और लड़कियां अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी के लिए जमा हुए हैं। एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। किताबों का पहाड़ पढ़कर सबको सिलेबस पूरा करना है। समय बिल्कुल नहीं है। कुछ छात्र क्लास के बीच में ब्रेक के दौरान पढ़ते हैं तो कुछ लंबी रातों से पहले थोड़ी नींद लेने की कोशिश करते हैं। उन्हीं में से एक है नियॉन, जो हमारी कहानी की मुख्य पात्र है। हेडफोन लगाकर वो अपनी ही दुनिया में खोई हुई पढ़ाई कर रही है। अचानक बाहर एक तेज आवाज सबको बाहर खींच लाती है। पूरी बिल्डिंग की बालकनी छात्रों से भर जाती है। सबकी नजरें मैदान के एक कोने पर टिकी हैं। सबको बाहर भागते देख नियॉन भी बाहर निकलती है। वहां वो जो देखती है उससे उसकी सारी ताकत खत्म हो जाती है। धीरे धीरे वो मैदान के उस कोने की ओर चलती है, जबकि बाकी सब सिर्फ देख रहे होते हैं। नियॉन आगे बढ़ती है। वो अपनी जैकेट उतारती है और अपनी दोस्त के बेजान शरीर को ढक देती है, जिसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। इस बीच दूसरे लोग अपने स्मार्टफोन पर सीन रिकॉर्ड करने में व्यस्त हैं। कोई नियॉन की फोटो लेता है। यह इंसान कौन है, उन्होंने उसकी फोटो क्यों ली और उस लड़की ने अपनी जान क्यों ली? घर पर नियॉन खामोश बैठी ख्यालों में खोई है, लेकिन शोक मनाने का समय नहीं है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा सामने है। अगले दिन क्लास के दौरान नियॉन को टीचर के कमरे में बुलाया जाता है। पुलिस घटना की जांच करने आई है। वे पूछते हैं कि क्या लड़की ने मरने से पहले कुछ कहा था और क्या नियॉन उसके किसी दोस्त को जानती थी। नियॉन जवाब देती है कि यहाँ पढ़ने के लिए दोस्तों की जरूरत नहीं होती। ये सुनकर जंग नाम का एक युवा पुलिस ऑफिसर नियॉन को हैरानी और समझदारी से देखता है। वो उन शब्दों के पीछे छिपे दर्द और दुख को देख सकता है। क्लास में वापस आकर नियॉन देखती है कि उसकी कुर्सी पर लाल स्याही बिखरी हुई है। वही चीज उस लड़की के साथ भी हुई थी जिसने आत्महत्या की थी। उसे सबके सामने अपमानित होकर वहां बैठने पर मजबूर किया गया था, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि नियॉन भी नहीं। सब चुप रहे, लेकिन नियॉन उसकी तरह कमजोर नहीं है। वो उस कुर्सी पर बैठने से मना कर देती है। वो टीचर का ध्यान खींचती है और उसे दिखाती है। हालांकि टीचर शरारतों के लिए मना करते हैं, लेकिन वो नियॉन को सबसे दोस्ती करने के लिए कहते हैं। इशारों में इल्जाम उसी पर डाल देते हैं। उस रात घर पर पढ़ाई करते समय नियॉन छिप जाती है, क्योंकि कई लोग उसके दरवाजे को पीट रहे हैं। उसकी माँ एक फर्जी कंपनी के जरिए नकली सामान बेचती थी और अब ग्राहक पैसे लेने के लिए उनके पीछे पड़े हैं। इसलिए नियॉन घर पर चुप और छिपी रहती है। अगले दिन स्कूल में लंच के दौरान 3 लड़कियां खाने की लाइन में नियॉन के पीछे खड़ी होती हैं। उनकी लीडर लाई है। लाई नियॉन को परेशान करने लगती है और उसकी तस्वीरें लेने की कोशिश करती है। नियॉन को याद आता है कि लाई ने पिछली लड़की को भी उसी तरह अपमानित किया था और उसकी तस्वीरें पूरे स्कूल में फैला दी थी। जल्दी से वो वहां से चली जाती है। वो लाई ही थी जिसने लड़की की आत्महत्या के दौरान फोटो ली थी, वही फोटो जो नियॉन की थी। लड़की की आत्महत्या के बाद लाई ने नियॉन को अपना अगला निशाना चुना। स्कूल से घर जाते समय लाई और उसका ग्रुप उसका रास्ता रोकते हैं और उसे पीटते हैं। नियॉन कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर लौट आती है। उस दिन उसकी माँ घर पर है। वो कर्ज वसूलने वालों से बचने के लिए अक्सर अपने घर पर नहीं रहती। इस सारे दर्द के बीच सिर्फ एक ही उम्मीद है, नियॉन एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेगी और चीन की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेगी। फिर उन्हें कोई चिंता नहीं होगी। अगले दिन स्कूल के बाद नियॉन बहुत डरते हुए घर जा रही थी। हालांकि लाई आज उसे परेशान करने नहीं आई थी, लेकिन नियॉन ने देखा कि सड़क के किनारे कुछ लड़के एक दूसरे लड़के को बुरी तरह पीट रहे हैं। डर कर उसने पुलिस को फोन किया, लेकिन लड़कों ने उसे देख लिया। उसे घसीटकर उस पिटे हुए लड़के के पास ले गए और उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वो छीन लिए। फिर उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि क्या यह लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नियॉन ने कहा नहीं। ये सुनकर लड़कों ने उसे खून से लथपथ लड़के को किस करने के लिए मजबूर किया। नियॉन को खुद कल उस लड़के की तरह ही परेशान किया गया था। वो दर्द जानती थी, इसलिए उसने उस लड़के को बचाने के लिए उसे किस कर लिया। यह देखकर बाकी लोग हंसने लगे। मौके का फायदा उठाते हुए खून से लथपथ लड़के ने एक बदमाश को मारना शुरू कर दिया। डरकर सारे लड़के भाग गए। उस लड़के का नाम जैक था। नियॉन को उस हालत में देखकर जैक एक बार फिर वहां से चला गया। जब नियॉन घर पहुंची तो उसने देखा कि सड़क के किनारे हुई हाथापाई में उसके फोन की स्क्रीन टूट गई थी। अगले दिन जब नियॉन एक एटीएम से बाहर निकली तो उसने जैक को अपने सामने देखा। लड़कों ने कल नियॉन के पैसे ले लिए थे, इसलिए जैक उन्हें वापस करने आया था। फिर जैक नियॉन को एक मोबाइल रिपेयर शॉप पर ले गया। जैक ने खुद फोन के पार्ट्स बदलना शुरू कर दिया ताकि रिपेयर का खर्च बच सके। नियॉन ने पूछा, क्या तुम्हें फोन ठीक करना आता है? जैक ने जवाब दिया कि मैं चोरी के फोन के पार्ट्स का काम करता हूँ। नियॉन को देखकर जैक समझ गया कि वो भी बुलिंग की शिकार है, इसलिए जैक ने कहा कि अगर तुम मुझे पैसे दो तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। नियॉन ने कहा, तुम अपनी रक्षा तो कर नहीं सकते, मेरी कैसे करोगे? जैक ने समझाया कि पिटना मेरे लिए रोज की बात है और इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो परेशान होते हैं और दूसरे वो जो दूसरों को परेशान करते हैं। फोन ठीक करने के बाद जैक नियॉन को घर ले जाना चाहता था, लेकिन नियॉन ने मना कर दिया। जैक ने उसका नाम पूछा। जब नियॉन बताना नहीं चाहती थी
तो जैक मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे किस किया, लेकिन अपना नाम भी नहीं बता सकती। तब तक पुलिस आ गई। जैक के शरीर पर चोटें देखकर वे उसकी आईडी चेक करना चाहते थे। जब नियॉन ने जाने की कोशिश की तो जैक सड़क पर उसके पीछे गया। नियॉन ने दीवारों पर ऐसे पोस्टर देखे जिनमें उसकी माँ को चोर और धोखेबाज कहा गया था। रोते हुए नियॉन ने पोस्टर फाड़ दिए। जैक उसका दर्द महसूस कर सकता था। अगले दिन लाई ने नियॉन की माँ के पोस्टर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिए। सब नियॉन पर हंसने लगे, जो अपने दिल में दर्द और अपमान लिए हुए थी। नियॉन घर जाते हुए रो रही थी। तभी जैक बाइक पर आया और बिना कुछ बोले उसके सामने खड़ा हो गया। नियॉन जैक की बाइक पर बैठी और बोली, मुझे जहाँ चाहो ले चलो। रात में शहर घूमने के बजाय जैक उसे अपने छोटे से टूटे फूटे घर में ले गया। वहाँ उसने पहले नियॉन के लिए नूडल्स बनाए। उसका चेहरा देखकर ही जैक को पता चल गया था कि उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। नियॉन ने बिना कुछ बोले चुपचाप खाना शुरू कर दिया। अचानक जैक ने पूछा, अगर तुम मेरे घर आई हो तो क्या इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद करती हो? नियॉन ने जवाब दिया कि तुम में पसंद करने जैसा क्या है, मैं सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ और तुम वैसे ही रहोगे जैसे हो। जैक ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ सोने के लिए नहीं कहूंगा। नियॉन ये सुनकर बहुत परेशान हो गई। उसने पूछा, क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? जैक ने गुस्से में उसे पकड़ा और दीवार से लगा दिया और कहा कि क्या तुम अब डर रही हो? मैं एक गुंडा हूँ, मुझे तमीज से क्या मतलब? फिर उसने उसे छोड़ दिया। नियॉन रोते हुए अपने घर वापस चली गई। अगले दिन स्कूल में बास्केटबॉल खेलते समय लाई और उसकी 2 सहेलियां नियॉन को बार बार गेंद से मारती रहीं। नियॉन ने उन पर वापस गेंद फेंक कर विरोध किया। इस वजह से जब नियॉन सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो लाई ने उसे नीचे धक्का दे दिया। नियॉन अब और चुप नहीं रह सकती थी। बुलिंग की भी एक हद होती है और यह काफी था, बहुत हो चुका था। इसलिए उसने पुलिस ऑफिसर जंग को फोन किया और उसे अपने साथ हो रही बुलिंग और उस लड़की की आत्महत्या के पीछे की वजह सब कुछ बता दिया। इसके बाद पुलिस ने लाई और उसकी 2 सहेलियों से पूछताछ शुरू की। ऑफिसर जंग ने लाई से लड़की की मौत के बारे में पूछा। लाई ने साफ इनकार कर दिया कि उसका इसमें कोई हाथ है। उसने कहा कि लड़की के परिवार ने उस पर दबाव डाला था और शायद वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। लाई के चेहरे पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। लेकिन जब लाई को पता चला कि जंग ने नियॉन की माँ को सब कुछ बता दिया है तो वो चिल्लाने लगी कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। उसने यहाँ तक कहा कि अच्छा हुआ उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि अब उसका परिवार कोर्ट में मुकदमा कर सकता है और पैसे ले सकता है जो वो लड़की जिंदा रहकर नौकरी करके भी नहीं कमा पाती। फिर सभी अफसरों ने छात्रों से आत्महत्या के बारे में पूछा। वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे या मुसीबत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अगले दिन लाई और उसकी 2 सहेलियों को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया। वो टीचर जो नियॉन और बाकी सबकी क्लास टीचर थी, उसे भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि सब कुछ देखने के बावजूद उसने कोई उचित कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि टीचर बुरा इंसान नहीं था। जाने से पहले उसने नियॉन से कहा कि उसने जो किया वो बिल्कुल सही था और उसे सलाह दी कि इन सब बातों से विचलित न हो। उस रात जंग ने नियॉन को अपनी कार में बुलाया। नियॉन उससे नाराज थी, क्योंकि जंग जानता था कि उस लड़की की आत्महत्या के पीछे लाई का हाथ है। फिर भी पुलिस ने कुछ नहीं किया था। जंग ने फिर उसे बताया कि वो लाई के घर गया था, लेकिन लाई की माँ ने उसे ऐसे भयानक काम के लिए डांटने के बजाय लाई का बचाव किया और मरे हुए लड़की को ही दोषी ठहराया। उसने कहा कि लाई पढ़ाई में अच्छी है, बहुत अमीर परिवार से आती है, इसलिए वो सबसे दोस्ती नहीं कर सकती। इसके बजाय उसने लड़की के परिवार और उसकी परवरिश को दोषी ठहराया। अपनी माँ का साथ पाकर लाई के चेहरे पर एक घमंड भरी मुस्कान आ गई, ऐसी मुस्कान जिसमें एक गरीब बेबस लड़की पर किए गए जुल्म पर गर्व था। उसके चेहरे पर कोई पछतावा या अपराध बोध नहीं था। जंग ने नियॉन को यह सब समझाया और उसे सलाह दी कि बुलिंग से विचलित न हो। उसने उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने और आगे बढ़ते रहने का आग्रह किया। उसने उसे भरोसा दिलाया कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। उस रात जब नियॉन की माँ ने उसे फोन किया तो नियॉन ने जरा भी जाहिर नहीं होने दिया कि वो कितना बुरा महसूस कर रही है, उसे कितना दर्द हो रहा है। हालांकि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और ठीक होने का नाटक किया। एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ 43 दिन बचे हैं। हर छात्र अपने सपनों का पीछा करने में व्यस्त है। स्कूल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन किसी को नए टीचर के पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं है। नियॉन दोषी महसूस करती है, क्योंकि उसकी वजह से सबने एक अच्छा टीचर खो दिया। दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं। एक दिन स्कूल के बाद नियॉन घर जा रही थी, जब उसने देखा कि लाई और उसका गैंग उसके घर के सामने खड़ा है। क्योंकि उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है, वे सिर्फ नियॉन को परेशान करने आए हैं। लाई इतनी निडर हो गई थी कि वो उसे तड़पाने के लिए चाकू लेकर आई थी। नियॉन किसी तरह भागने में सफल रही। उसने ऑफिसर जंग को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं उठाया। कोई और रास्ता न देखकर वो एक कूड़ेदान के अंदर छिप गई। अपनी सुरक्षा के बारे में सोचकर वो रात में जैक के घर गई। हालांकि वो जैक को एक गुंडा मानती थी, लेकिन वो जानती थी कि उसमें वो इंसानियत है जो कई पढ़े
पढ़े लिखे लड़के लड़कियों में नहीं होती। नियॉन ने पूछा, क्या तुम मेरी रक्षा करोगे? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, और खुद सोफे पर सो गया। वो खुश था क्योंकि पहले दिन से ही वो उसकी देखभाल करना चाहता था। उस रात सो न पाने के कारण उन दोनों ने घंटों बातें की। अगली सुबह नियॉन दिल में हिम्मत लेकर स्कूल के लिए निकली। वो हिम्मत जैक से मिली थी। वो अब एक साए की तरह हर जगह उसके पीछे चलता था और दूर से उस पर नजर रखता था। पहली बार नियॉन के चेहरे पर मुस्कान आई। उस रात जैक ने लाई और उसकी 2 सहेलियों को नियॉन से दूर रहने की धमकी दी। बुलीज हिल गए और नियॉन अब स्कूल में शांति से पढ़ाई कर सकती थी। एक दिन जैक ने 2 आदमियों को एक बच्चे का इस्तेमाल करके जेब काटते देखा। खुद पिटने के बाद भी उसने उन्हें पीटा। बाहर से जैक भले ही सख्त लगे, लेकिन अंदर से वो वास्तव में एक अच्छा इंसान था। हर रोज वो चुपचाप स्कूल से घर तक नियॉन का पीछा करता था। उसने उसकी स्टडी टेबल पर ठीक से रोशनी लगाई ताकि वो ध्यान से पढ़ सके। हालांकि उसने कभी बोलकर नहीं कहा, लेकिन वो उसे बहुत प्यार करता था। अगले दिन लाई की पुरानी सहेलियों में से एक नियॉन के पास आई। उसने नियॉन से कहा कि अब जब लाई के पास परेशान करने के लिए कोई और नहीं है तो वो नई शिकार बन गई है। उसने नियॉन से पूछा, जो तुम्हारी रक्षा करता है क्या वो मेरी भी रक्षा कर सकता है? नियॉन ने जवाब दिया, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। नियॉन में ऐसा आत्मविश्वास अब सिर्फ जैक की वजह से दिखाई दे रहा था। वो जानती थी कि भीड़ के बीच अब वो अकेली नहीं है। जैक दूर से उस पर नजर रख रहा है। एक दिन जैक बुरी तरह घायल होकर घर लौटा। उसका पूरा शरीर घावों से ढका हुआ था। पता चला कि वो किसी के लिए काम करता था जो उसे लड़वाता था। उस रात वे एक दूसरे के पास लेटे थे। नियॉन ने पूछा, क्या दर्द हो रहा है? मुझे आदत हो गई है, जैक ने जवाब दिया। कब से? उसने पूछा। फिर जैक ने उसे सब कुछ बताया, कैसे उसके पिता उसे छोड़ गए, कैसे उसकी माँ ने भी दूसरे आदमी के लिए उसे छोड़ दिया। जैक ने कहा, नियॉन, तुम पहली इंसान हो जिसने मुझसे पूछा कि क्या मुझे दर्द हो रहा है। दोनों की आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। वे एक दूसरे के सुकून का जरिया बन गए और धीरे धीरे वे साथ में बेहतर दिन बिताने लगे। उनकी दोस्ती मजबूत होती गई। बाइक पर शहर घूमते हुए उन्होंने अपने दर्द को खुशी के पलों में बदल दिया। एक दिन नियॉन ने पूछा, क्या तुम इस जगह को छोड़कर मेरे साथ दूर जाना चाहते हो? कैसे? जैक ने पूछा। हम कोई रास्ता निकाल लेंगे, उसने कहा। अब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। लेकिन अचानक एक दिन पुलिस ने जैक और उसके कुछ दोस्तों को एक रेप केस में शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। इस बीच नियॉन स्कूल के बाहर उसका इंतजार करती रही। जब वो नहीं आया तो वो कॉल करती रही, इस बात से अनजान कि जैक जेल में है और उसका फोन बंद है। उसने देखा कि जिस लड़की को वो घर छोड़ती थी वो पास ही खड़ी है। उस लड़की के चेहरे पर डर की परछाई थी और उसकी वजह भी थी। वो लड़की अब तक नाटक कर रही थी। वो नियॉन के साथ सिर्फ इसलिए चलती थी ताकि उसे धोखा देने का सही समय मिल सके, ताकि वो उसे लाई के हवाले कर सके और लाई उसका पीछा छोड़ दे। और आज जैक के चले जाने के बाद लाई को अपना मौका मिल गया। उसने और उसके ग्रुप ने नियॉन पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे पीटा, उसका अपमान किया और सारी हदें पार कर दी। उन्होंने उसके बाल काट दिए, उसके कपड़े फाड़ दिए, उसे नग्न करके वीडियो बनाया और उसे अपमानित किया। नियॉन कुछ नहीं कर सकी, बस चुपचाप और बेबसी से रोती रही। इस बीच जैक जेल से छूटते ही उसे कॉल कर रहा था, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। वो वापस घर भागा तो उसने नियॉन को खून से सने फटे कपड़ों में अपनी फटी हुई किताबों को चिपकाने की कोशिश करते देखा। वो किताबें जिन्हें लाई ने नष्ट कर दिया था। अपने प्यार को ऐसी हालत में देखकर जैक अपना आपा खो बैठा। वो बदला लेना चाहता था, उन्हें सजा देना चाहता था, लेकिन नियॉन ने उसे कसकर पकड़ लिया। उस इंसान को रोक लिया जिसे वो प्यार करती थी, जो बदले की आग में जल रहा था। उसे तसल्ली देने के लिए जैक ने उसके बेतरतीब कटे हुए बालों को धीरे से ट्रिम किया और फिर अपने बाल भी छोटे कर लिए ताकि उसे दिखा सके कि वो इस दर्द में अकेली नहीं है, कि वो हमेशा इसे उसके साथ बांटेगा। अपने गमों को भुलाने के लिए वे फिर से बाइक लेकर शहर में साथ निकले, कंधे से कंधा मिलाकर। लंबे इंतजार का दिन आखिरकार आ गया। आज देश का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है। सुबह से भारी बारिश हो रही है। आज भी जैक नियॉन को छोड़ने दूर से आया है। इतने मुश्किल दौर से गुजरने के बावजूद नियॉन ने अपनी एग्जाम की तैयारी में थोड़ी भी कमी नहीं आने दी। एग्जाम शुरू होता है, लेकिन कहीं और एक भयानक घटना घटती है। सड़क से भूस्खलन हटाते समय पुलिस को एक लड़की की लाश मिलती है। जल्द ही उन्हें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि लाई है। पुलिस क्राइम सीन के सीसीटीवी फुटेज से एक टैक्सी का पता लगाती है और जैक के एक दोस्त को गिरफ्तार करती है। हमें फिर दिखाया जाता है कि उसी रात जैक ने उस दोस्त से टैक्सी मांगी थी। उसने अपने दोस्त को अस्पताल छोड़ा और कहा कि फुल बॉडी चेकअप करवाए ताकि उसकी मौजूदगी अस्पताल के सीसीटीवी और लॉग्स में रिकॉर्ड हो जाए और एक सबूत बन जाए। इस तरह पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। इसके बाद जैक ने उस टैक्सी का इस्तेमाल लाई की बॉडी को दफनाने के लिए किया। पूछताछ करने पर दोस्त ने दावा किया कि उस रात कार चोरी हो गई थी। क्योंकि अस्पताल के रिकॉर्ड उसकी मौजूदगी की पुष्टि करते हैं, इसलिए पुलिस उसे छोड़ देती है। इसके बाद पुलिस लाई की सहेलियों को बुलाती है। वे दावा करती हैं कि नियॉन ने ही हत्या की है, लेकिन वजह पूछने पर वे कोई वजह नहीं बता पाती। वे उस अमानवीय अत्याचार का जिक्र नहीं करती जो उन्होंने खुद नियॉन पर किया था। तब तक ऑफिसर जंग को वो वीडियो मिल जाता है
है जिसमें नियॉन को बुरी तरह परेशान किया जा रहा है। हैरान होकर वो नियॉन के घर भागता है। उसके बाल और हालत देखकर वो दंग रह जाता है। हालांकि उसे हमदर्दी है, लेकिन फिर भी उसे अपना फर्ज निभाना है, यह मानते हुए कि बुलिंग का बदला लेने के लिए नियॉन ने लाई को मारा है। पुलिस उस पर शक करने लगती है। नियॉन विनती करती है कि कल उसके 2 एग्जाम हैं और बाद में पूछताछ करने के लिए कहती है। फिर भी ऑफिसर जंग उसे पूछताछ के लिए थाने ले आता है। वे जोर देते रहते हैं कि उसने बदले की भावना से हत्या की है। नियॉन बार बार इनकार करती है। वे पूछते हैं कि उसने कभी पुलिस को बुलिंग की रिपोर्ट क्यों नहीं की। नियॉन बताती है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए चुप रही। जब पूछा गया कि वो उस रात कहाँ थी तो वो कहती है कि वो पूरे समय घर पर थी। ऑफिसर जंग अपने सीनियर से कहता है कि नियॉन टैक्सी चोरी करके बॉडी को ले जाकर दफना नहीं सकती, खासकर तब जब अगले दिन उसका एग्जाम हो। हालांकि एक महिला अधिकारी के साथ बहस होती है, लेकिन चीफ उन्हें आदेश देते हैं कि अभी के लिए नियॉन को छोड़ दें, लेकिन उस पर लगातार नजर रखें। अगले दिन नियॉन अपना एग्जाम देने घर से निकलती है। एग्जाम हॉल में बैठकर उसका दिमाग उथल पुथल से भरा है। वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही है। तभी उसके सामने जैक का चेहरा कौंधता है। उसे उसके शब्द याद आते हैं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? उन शब्दों को ध्यान में रखकर नियॉन खुद को संभालती है और गंभीरता से एग्जाम देती है। एग्जाम के बाद अचानक जैक उसे एक गली में खींच ले जाता है। पुलिस उसका पीछा कर रही है। हमें दिखाया जाता है कि जैक ने सब कुछ पहले से प्लान किया था। उसने अपने कमरे से अपने होने का हर निशान मिटा दिया था ताकि पुलिस को उसके और नियॉन के बीच कोई लिंक न मिले। उसने हत्या को रेप केस की तरह दिखाया क्योंकि पुलिस पहले से ही एक रेपिस्ट को ढूंढ रही थी। जैक नियॉन को इस गली में लाता है और उसे चिल्लाने के लिए कहता है। वो कहता है कि उसने कार में सबूत छोड़ दिए हैं जो दिखाते हैं कि उसने लाई का रेप करने की कोशिश की और गलती से उसे मार दिया। पुलिस अब उसके पीछे है और अगर वो नियॉन का रेप करने का नाटक करेगा तो वे मान लेंगे और वो शक से बच जाएगी, लेकिन नियॉन मना कर देती है। फिर जैक कहता है, मुझे ध्यान से देखो, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा भविष्य सुंदर हो। इसके अलावा मैं अभी नाबालिग हूँ। मेरी सजा कम होगी। जब तुम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाओगी और बड़ी हो जाओगी तब तक मैं जेल से छूट जाऊंगा। हम फिर साथ होंगे। दोनों बहुत रोते हैं। जैक अपने कपड़े फाड़ लेता है और जबरदस्ती नियॉन को किस करने का नाटक करता है, लेकिन उस किस में वो सारा प्यार था जो वे कभी जाहिर नहीं कर पाए थे। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। वहाँ से पूछताछ शुरू हुई। जब जैक से पूछताछ की गई तो उसने शुरू में सब कुछ इनकार कर दिया, लेकिन जब उसे बताया गया कि लाई के नाखूनों के नीचे जैक का डीएनए मिला है तो जैक ने कबूल कर लिया। उसने कहा कि वो सिर्फ लाई का रेप करना चाहता था, लेकिन उसकी मौत गलती से हो गई। जैक के कबूलनामे के साथ पुलिस ने नियॉन को छोड़ दिया और तभी असली कहानी सामने आती है। असलियत में नियॉन को बेइंतहा तड़पाने और अपमानित करने के 2 दिन बाद लाई माफी मांगने आई थी। वो डरी हुई थी कि अगर नियॉन ने पुलिस में शिकायत कर दी तो वो एंट्रेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाएगी, इसलिए रोते हुए और उसे पैसों का लालच देकर उसने माफी मांगने की कोशिश की। उसने यहाँ तक सुझाव दिया कि वो खुद अपना वैसा ही वीडियो बनाएगी जैसा उसने नियॉन का बनाया था, लेकिन नियॉन एक शब्द नहीं सुनना चाहती थी। उसने लाई को जाने के लिए कहा। उसने कहा कि वो पुलिस के पास नहीं जाएगी, लेकिन वो लाई को दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। फिर भी लाई बोलती रही और उसे परेशान करती रही। नियॉन पिछले दिन की घटनाओं को कभी नहीं भूल सकती थी। हताश होकर उसने लाई को धक्का दे दिया और इतनी ऊंची सीढ़ियों से गिरकर लाई की मौत हो गई। इस एक्सीडेंटल डेथ के इल्जाम से नियॉन को बचाने के लिए जैक ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इस बीच ऑफिसर जंग को अंदर से लग रहा था कि जैक की कहानी में कुछ गड़बड़ है। जंग ने सीसीटीवी में सारी पूछताछ की फुटेज दोबारा देखी और पाया कि जैक काफी समय से लड़की का पीछा कर रहा था। जंग को यह समझने में देर नहीं लगी कि जैक और नियॉन दोनों इसमें शामिल हैं। इसीलिए जंग ने नियॉन को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया। पुलिस ने उन्हें बुलवाने के लिए कई तरीके अपनाए। वे दोनों के बीच छिपे सच को उजागर करना चाहते थे। उन्होंने जैक को नियॉन का वो नग्न वीडियो भी दिखाया और पूछा कि क्या वो इसे बर्दाश्त कर सकता है। भले ही वीडियो देखकर जैक का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने शांति से कहा कि यह एक अच्छा वीडियो है, बस कैमरा क्वालिटी बेहतर होती तो और अच्छा होता। गुस्से और हताशा में ऑफिसर ने नियॉन को जैक के सामने घसीटा और पूछा कि वे झूठ क्यों बोल रहे हैं, लेकिन नियॉन ने कहा कि वो जैक को जानती भी नहीं है। उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा। इससे जैक बहुत खुश हुआ, खुश कि नियॉन ने अपना वादा निभाया, कि उसने अपना भविष्य बर्बाद नहीं किया। यह सब देखकर पुलिस ने नियॉन को जाने दिया, लेकिन जंग टूट गया। लेडी ऑफिसर ने जंग से पूछा, वो पहले दिन से अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी, तुम अब उसे कातिल साबित करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जंग ने जवाब दिया कि अगर कोई और उसके गुनाह के लिए सालों जेल में बिताएगा तो नियॉन उस अपराध बोध को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो हर रोज थोड़ा थोड़ा मरेगी। लेडी ऑफिसर ने पूछा, लेकिन कोई दूसरे की हत्या का इल्जाम अपने सिर क्यों लेगा? जंग ने कहा, हम जैसे लोग नहीं लेंगे, लेकिन जैक सिर्फ एक टीनेजर है। वो नियॉन के लिए जो बलिदान दे रहा है उसे वो नहीं समझता। कुछ दिन बीत जाते हैं। जैक अभी भी जेल में है। आज वो दिन है जिसका सबको इंतजार था। देश के सबसे बड़े एग्जाम के नतीजे आ गए हैं। नियॉन अच्छे नंबरों से पास हुई है। उसकी माँ बहुत खुश है, लेकिन नियॉन को कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है। तभी ऑफिसर जंग उसे बधाई देने आता है।
है। लेकिन जाने से पहले जंग कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और अच्छी खबर है। जिसने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की थी उस जैक को मौत की सजा सुनाई गई है। नियॉन जम जाती है। वो पूछती है, लेकिन जैक तो नाबालिग है। जंग जवाब देता है, नहीं, जैक ने झूठ बोला था, वो असल में बालिग है। ये सुनकर नियॉन गुस्से और गम में टूट जाती है। वो जंग को मारने लगती है और चिल्लाती है, तुम हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? तुम्हें हमारे साथ ऐसा क्यों करना है? वो किसी ऐसे इंसान की तरह व्यवहार करने लगती है जो अपना मानसिक संतुलन खो रहा हो। जंग उसे कसकर गले लगा लेता है और उसे शांत करता है। फिर जंग उसे बताता है कि यह झूठ था। जैक के लिए अभी कोई सजा घोषित नहीं हुई है, लेकिन अगर हुई तो वो बहुत कड़ी सजा होगी। जंग समझाता है कि नियॉन पहले ही बहुत कुछ झेल चुकी है और अगर कोर्ट को पता चले कि यह एक एक्सीडेंट था तो सजा कम हो जाएगी। अगर वे दोनों सजा बांट लें तो यह बहुत कम होगी। ये सब सुनकर नियॉन आखिरकार अपना गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ऑफिसर जंग नियॉन को जैक से मिलाने ले गया। वे दोनों कांच के विपरीत तरफ खड़े थे। उस दिन एक शब्द भी नहीं बोले, लेकिन दोनों बहुत रोए। बाद में उनकी सजा घोषित की गई क्योंकि दोनों ने कबूल कर लिया था और नियॉन ने जो कुछ भी सहा था उसे देखते हुए उन्हें 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जब उन्हें ले जाया जा रहा था तो नियॉन ने जैक से पूछा, अगर तुम अतीत में वापस जा सको तो क्या तुम यह सब दोबारा करोगे? जैक ने शांति से जवाब दिया, इस दुनिया में अगर जैसी कोई चीज नहीं होती और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम उस दर्द से दोबारा गुजरो। इन्हीं शब्दों के साथ उन्होंने एक दूसरे को विदा किया और उन्हें अलग अलग जेलों में ले जाया गया। 4 साल बीत गए। नियॉन अब जेल से छूट चुकी है और एक स्कूल टीचर के तौर पर काम करती है। एक दिन पढ़ाते समय वो देखती है कि एक लड़की सिर झुकाए चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में गहरा दुख है, वही दुख जो कभी नियॉन खुद अपने स्कूल के दिनों में लिए फिरती थी। नियॉन उस लड़की को रोज घर छोड़ने जाती है और उनसे बस कुछ कदम पीछे हमेशा की तरह जैक चुपचाप नियॉन पर नजर रखता है, इतने सालों बाद भी अपना वादा निभाते हुए।